बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सर्विस मैटर्स से रिलेटेड है और ख़ास तौर पे पुलिस अफसरान के जो सर्विस मैटर्स में मसाइल आते हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी डिस्चार्ज, रिमूवल और डिसमिसल पे मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, जिसमें मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसमें डिफ़ाइन की हैं और वो सारे ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है ये पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके हुकूक से रिलेटेड है कि अगर किसी पुलिस अफसर को या पुलिस एहलकार को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाए या प्रोबेशन पीरियड के दौरान डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया जाए, तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और व्हाट इज़ द रेलेवेंट लॉ और what is the process of termination, removal, compulsory retirement or discharge from service or termination from service। आज मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की रोशनी में आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के तकरीबन 500 के करीब केसेस आ चुके हैं, जिनमें से काफ़ी दोस्तों को मैंने रिलीफ दिलाया पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल से और कुछ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैंने रिलीफ दिलाया और उनके जो केसेस थे उनमें जो मायूस हो चुके थे पुलिस एहलकार ने हमने इंसाफ दिलाया। तो आज का लेक्चर पुलिस अफसरान के जो पेनल्टीज़ है उनसे रिलेटेड है कि अगर उन्हें कोई सज़ा हो जाए तो किस तरीके से उसकी अपील दायर करनी चाहिए और क्या ग्राउंड्स होने चाहिए। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायदे आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाबशाह बार एसोसिएशन and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD Law Books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063 और मेरा दूसरा केस है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293 और मेरा जो थर्ड फेमस केस है वो PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 64 है, जो सैक्ड एम्प्लॉइज केस के नाम से जाना जाता है। मसरूफियत की वजह से कभी कभी मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हर लेक्चर में आप दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि या तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 1 बजे के दौरान मुलाकात कर लें, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0326826262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही मसरूफियत से फारिग होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा YouTube चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और ग्रुप्स में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इल्म की शमा आगे बढ़ती जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट गुलाम सज्जाद गोपांग ASC है, उससे भी फॉलो करें और GSG लॉ फर्म नवाबशाह हैदराबाद कराची एंड इस्लामाबाद फेसबुक पेज है मेरा, उसे भी फॉलो करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक पहुंच सके। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के मैंने आपसे जिक्र किया कि 500 के करीब केसेस आ गए हैं और उनमें काफ़ी दोस्तों को हमने पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल से ही रिलीफ दिलाया और कुछ को सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बाकी सर्विस जो मैटर्स के कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं,
उनमें कुछ जजमेंट्स ऐसी है कि जिनमें ये कहा जाता है कि जी इफ द मैटर डज नॉट परटेन पब्लिक इम्पोर्टेंस देन आर्टिकल 212 provides bar to interfere into the judgment of service tribunal. इस बुनियाद पे अक्सर दोस्तों की जब सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होती है तो फिर मायूस हो जाते हैं और कहते ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ कम मिलता है। मेरी ज़ाती राय में और मेरे 20 साल के वकालत के तजर्बे में ऐसी बात दुरुस्त नहीं है और गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना अपीयर होता हूँ और मेरे 1000 के करीब केसेस हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देती है। थोड़ा सा उनका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा फास्ट और एग्रेसिव होता है, जिससे वकील ये समझता है कि शायद वो मुझे नहीं सुनना चाहते। ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट आपको सुनती है सिर्फ ये कि आप अपने फाइल पे कमांड रख के आए, आप सर्विस लॉज जो है उन पे कमांड रख कर आए और आपने जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उससे डायरेक्टली हिट करना है सुप्रीम कोर्ट के बेंच की क्यूरी से पहले। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आपका केस समाअत उस पर शुरू करती है तो जो बेंच होती है 2 से 3 मेंबरान का बेंच होता है, तो वो सवालात शुरू कर देता है। तो आपने उनके सवालात से पहले ही आते ही रोस्ट्रम पे आपने वो मेन पॉइंट जो है उसको हाईलाइट करना है, उसकी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तवज्जो दिलानी है। उससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच एग्रेसिव के बजाय रिलैक्स हो जाता है और फिर समझता है कि वाकई वकील साहब भी तैयारी से आए हैं और मैटर भी इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें गौर से सुनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैटर आया तो उसमें जो शोकाज नोटिस था वो पुलिस अफसर को इशू किया गया पुलिस रूल 1975 के लॉ के तहत, और जो उसकी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हुई वो हुई पुलिस रूल 1934 के हिसाब से। अब उसमें लॉ ये कहता है कि इंटायर प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड अंडर वन लॉ। अगर आपने शोकाज नोटिस किसी को इशू किया है पुलिस रूल 1975 में और फिर आप उसे जो डिस्चार्ज कर रहे हैं 1934 के पुलिस रूल के तहत कर रहे हैं, तो ये एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल होती है जिससे बेंच जो है उसकी तवज्जो होती है। मेरे केस में भी ऐसे हुआ, जैसे ही मैं रोस्ट्रम पे आया तो पहले ही सवालात आ गए कि आपकी गैरहाजिरी जो है वो क्यों थी, आप तो बिल्कुल गैरहाजिर रहे, जैसा एक स्टाइल होता है। जज की जो क्यूरी होती है उस पर वकला साहिबान से मेरी गुजारिश होती है कि दिल में ना लिया करें, क्योंकि जज जो होता है वो ना मेरा होता है ना मुखालिफ का होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसने तल्ख सवालात करने होते हैं ताकि वो कोई ख़ास चीज़ उसमें से डिटेक्ट करे, लेकिन वकील ने अपने जो है वो टेम्परामेंट को लूज नहीं करना और अपने केस पे कमांड रखनी है और ऐसा पॉइंट देना है फौरी तौर पे आते ही कि जिससे बेंच जो है वो मुतासर हो जाए कि वाकई कोई ख़ास लीगल पॉइंट है। तो मैंने जब ये गुजारिश की तो एकदम से बेंच जो है वो कूल डाउन हुआ और फिर उन्होंने कहा कि देन व्हाट इज इलीगैलिटी। मैं सर इलीगैलिटी ये हो जाती है कि व्हेन द प्रोसेस ऑफ termination or penalty is initiated under one specific law, it should be ended into the same by applying the same provision of law. यह नहीं हो सकता कि आप एक कानून के तहत शोकाज नोटिस दें और बाकी प्रोसीडिंग दूसरे कानून के तहत करें और आखिर में पेनल्टी तीसरे कानून के तहत करें। तो
ऐसे कई केसेस में हमने जो पिटिशनर्स थे उन्हें रिलीफ दिलाया। फिर एक मैटर में ऐसा हुआ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास मैटर था, उसमें भी तकरीबन सर्विस ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील डिसमिस होती आ रही थी, 1 2 3, फिर मैं खड़ा हुआ एक मैटर में, उसमें मैंने ये कहा आते ही कि सर इसमें रेगुलर इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट नहीं की गई, और इसमें जो आर्टिकल 27 है, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। और जो 2009 PLC CS 19 का फैसला है, और 2009 SCMR पेज नंबर 1 का जो फैसला है उसके कॉन्फ्लिक्ट में है जो इम्प्यूड ऑर्डर है। तो एकदम से जो एक जारहाना स्टाइल था उसमें वो ठंडक आई, और फिर एकदम से वो जजमेंट्स को उन्होंने पढ़ा और फिर कहा कि नाउ सेटिस्फाई द कोर्ट कि भाई आपका केस उनसे कैसे रेलेवेंट है। फिर मैंने साबित किया कि सर इसमें पर्सनल हियरिंग नहीं हुई, रेगुलर इंक्वायरी नहीं हुई, एंड द इट विल बी presumed that the petitioner was condemned unheard। तो unheard पे मेजर पेनल्टी देना जो है, इट इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज द सर्विस लॉ। फिर उस पर हमें रिलीफ मिला। तो याद रखें कि पुलिस अफसरान में, अच्छा एक और कंप्लेंट आती है अक्सर, तकरीबन 50 के करीब ऐसे मैटर्स मेरे पास आए कि जिनमें पुलिस एहलकारा ने मुझे ये बताया कि सर ऑर्डरली रूम जो होता है, जिसे आमतौर पे अर्दली रूम कहा जाता है, जिसमें पेशी होती है, तो पेशी लिखा तो जाता है कि जी अर्दली रूम में पेशी हुई, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाती है, अफसरान मेहरबान होते हैं, पूरा सुनते हैं, सुन के फिर ऑर्डर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुनते ही नहीं है, भाई आर्दली रूम में फला बंदा हाजिर हो, वो आ गया SP DIG IG के पास, वो खड़ा होता है, अभी 2 अल्फाज बोलता ही है, वो कहता है भाई आपने ये किया वो किया, आपके खिलाफ एलिगेशंस है, इनएफिशिएंट है आप, या आप एब्सेंट है, या आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, तो आपकी अपील हम डिसमिस करते हैं, और आप जो है ना डिसमिस फ्रॉम सर्विस या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस या ऐसे सब ये भी इलीगल है, और ये सर्विस रूल्स की भी वायलेशन है, आइन की भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड है ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, जो कि आर्टिकल 27, 37, 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई आर्टिकल्स है आइन के जो ये गारंटी देते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स जो है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस पे मेरे 5 से ज़्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसके कौन कौन से बुनियादी हुकूक आइन में गारंटीड है। तो अर्दली रूम में क्या होता है कि पुलिस अफसरान पहुंचा ही नहीं है, और उसकी बात उसने सुनी नहीं है, और फौरन अपना फैसला सुना दिया, ये आइन की वायलेशन है। इसका तरीका यह है कि आप एक बयान हल्फी के हिसाब से, एक एफिडेविट के हिसाब से एक्स्ट्रा आप केस के साथ लगाया करें कि जी मैं हलफ उठा के कहता हूं कि क्योंकि अर्दली रूम जो होता है वो तो बंद होता है, उसमें कोई हम पेश भी नहीं कर सकते एविडेंस कि हमें सुना ही नहीं गया, खड़े होते हुए हमें बताया गया कि आप डिसमिस फ्रॉम सर्विस हैं या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हैं। तो ये भी एक आइन की वायलेशन है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल है। तो आप एक एफिडेविट उसके साथ लगा के दिया करें, या और भी मैंने एक और लेक्चर में डिटेल से बताया है कि ऐसे जो ग्राउंड्स हैं उन्हें प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं, ताकि इस चीज को साबित किया जाए कि अर्दली रूम में पेश तो हुए लेकिन सुना नहीं गया। अच्छा, जहां तक डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस है तो उसके एक लिमिटेड स्कोप है। फिर जब आ जाते हैं जो कंफर्म परमानेंट रेगुलराइज्ड पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके फिर और मजीद हुकूक हो जाते हैं। लेकिन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस के भी हुकूक हैं, वो ऐसे नहीं है कि आप विदाउट एनी
रीजन उसे निकाल सकते हैं। फिर आप ज़हन में रखेंगे हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर। इसमें आपने जहन में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की CPLA सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील नंबर 348, 362, 373 और 1780 L 2011 और ऐसे कई और केसेस हैं जिनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि जैसे पंजाब में DPO, CPO, CCPO के ओहदे हैं, तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल या जो भी मेजर पेनल्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स में काफ़ी डिफाइन कर चुकी है। किसी जगह पे यह है कि SP जो है इज नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी जगह पे है कि जो CCPO आता है वो ही कॉम्पिटेंट है क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हेड ऑफ द कैपिटल सिटी पुलिस ऑफ लाहौर। तो वो BPS 1 से BPS 16 तक के जो मुलाजिम है उन्हें मेजर पेनल्टी दे सकता है, उससे कम का अफसर नहीं दे सकता। एक केस मेरे पास आया जिसमें SP हेडक्वार्टर ने डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस का और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस के और ऐसे ऑर्डर्स पास किए। वो मैंने सर्विस ट्राइब्यूनल से भी सेट असाइड कराए, रिमांड बैक कराए और सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी जो पिटिशनर से उन्हें रिलीफ दिलाया। तो इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, व्हेन एनी ऑर्डर इज पास बाय इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी अगर SP अपनी जगह पे उसके पावर्स है कानून पुलिस रूल में, लेकिन अगर वह इनकॉम्पिटेंट हो जाता है टू टर्मिनेट, टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस और टू डिसमिस एनी पुलिस ऑफिशियल फ्रॉम सर्विस, तो उसका जो लीगल ऑर्डर है वो भी इलीगल हो जाता है। क्योंकि ऑर्डर तब लीगल होता है जब द ऑर्डर इज पास्ड थ्रू अ स्पेसिफिक रेलेवेंट लॉ, जो मैंने आपको बताया। पहली बात कि अगर 1974 के पुलिस रूल के तहत शोकाज नोटिस दिया है तो 1934 के पुलिस रूल के तहत जो आमतौर पे सेक्शन 12.2 होता है, उसके तहत अगर आप उसको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेंगे तो वो इलीगल हो जाता है यानी रेलेवेंट लॉ नहीं है। फिर अगर अडॉप्ट सही रूल किया गया है, लॉ सही किया गया, लेकिन जो ऑर्डर पास करने वाली जो अथॉरिटी है ही इज इनकॉम्पिटेंट टू पास दिस ऑर्डर, यानी अगर SP ऑर्डर पास नहीं कर सकता, CPO ने ऑर्डर पास करना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी हैं मैंने आपको बताई, तो वो लीगल ऑर्डर भी इलीगल हो जाता है एंड द मैटर इज रिमांडेड बैक टू द ऑफिशियल्स टू पास द ऑर्डर प्रॉपरली। इसमें सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर के भी कुछ फैसले हैं। ये 15 जून 2021 को सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर ने ये फैसला दिया अपील नंबर 1948 2020 में। इसमें भी यही डिसाइड किया गया, इन चीज़ों को सेटल किया गया that the impugned orders are not sustainable in the eyes of law, इसलिए कि the proceeding initiated against the appellant under Punjab Police E&D rules, efficiency and disciplinary rules 1975, but the punishing authority switched over the proceeding under PR Police Rules 12.21 of the Police Rules 1934, which was against the law. He further argued that competent authority should have proceeded against the appellant under Punjab Police E&D Rules 1975, under which the original proceedings were initiated. तो इस वजह से जो केसेस थे वो रिमांड बैक हुए, और भी ऐसे कई केसेस हैं
जो रिमांड बैक हुए कि जो इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है लेकिन लॉ इरेलेवेंट है। अब इस पे एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर एब्सेंस है, एब्सेंस में अगर मेडिकल ग्राउंड आ जाता है, अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं बीमार था और आपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिए हुए हैं, तो आपने याद रखना है कि सेक्शन 20 जो है, रूल 20 सब रूल 2 ऑफ द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 ये कहता है, याद रखें, मेडिकल पे गैर हाजिर होने वाले जो हैं वो यह में रखें कि अगर वो बीमार हैं, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कैसे? पुलिस रूल्स 20 रिवाइज्ड लीव रूल 1981 का रूल 20 सब रूल 2 ये कहता है कि रीजंस नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। वो ये कहता है कि लीव एप्लीकेशन फॉर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, आप गैर हाजिर हैं, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया, आपने एप्लीकेशन के साथ दे दिया कि हम बीमार हैं, हम नहीं हाजिर हो सकते, तो मेडिकल सर्टिफिकेट को ब्रश असाइड नहीं कर सकती अथॉरिटी। हाँ, उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बिठा सकती है, उसको वेरीफाई करा सकती है, उसको जब तक झूठा साबित ना हो वो मेडिकल सर्टिफिकेट, तब तक अथॉरिटी आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती। पुलिस रूल्स के रिवाइज लीव रूल 1981 के रूल 20 सब रूल 2 में आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो लीव आप अप्लाई करेंगे उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपको उस पर डिस्चार्ज किया गया, डिसमिस किया गया या टर्मिनेट किया गया, तो आप बहाल होंगे और उस पे या तो बैक बेनिफिट्स के साथ बहाल होंगे या विदाउट बेनिफिट होंगे, लेकिन बहाल होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि आमतौर पे काफ़ी मेरे पास केसेस आए जिनमें रूल 12.21 के तहत जो है वो डिस्चार्ज किया गया, हालांकि जो शोकाज नोटिस हैं वो पंजाब पुलिस में इशू किए गए 1975 के पुलिस रूल की तहत और डिस्चार्ज किया गया 12.21 डिस्चार्ज ऑफ इनएफिशिएंट्स, जो कि इलीगल है। एब्सेंस की बुनियाद पर आप इस रूल के तहत, इस प्रोविजन के तहत डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मैंने आपको सर्विस ट्राइब्यूनल की लेटेस्ट जजमेंट पढ़ के सुनाई, और भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। अब ये लॉ पढ़ते हैं, लॉ क्या कहता है? इनएफिशिएंसी की बुनियाद पे आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिकल ग्राउंड वाले गैर हाजिर बंदे को एब्सेंस पे नहीं कर सकते डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ये इनएफिशिएंसी नहीं है। इनएफिशिएंसी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इनएफिशिएंसी जो है वो सेक्शन 2 में डिफाइन है। इनएफिशिएंसी डिफाइन करती है पुलिस रूल के, इनएफिशिएंसी मींस ऑफिशियल इनएफिशिएंट फ्रॉम परफॉर्मिंग फंक्शंस असाइंड टू हिम। अगर उसे ड्यूटी के लिए कहा गया कि आप इलेक्शन की ड्यूटी करें, उसमें वो इलेक्शन की ड्यूटी अलर्ट होके करने के बजाय चारपाई पे सो गया, या ड्यूटी के दौरान करते करते वो सिगरेट लेने चला गया, अपनी पोजीशन उसने छोड़ दी, या वो किसी से खामखा लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, या जिन लोगों को उसने रोकना था दरवाजे पे उसने रोका, उनको बोला जी चल जाना है तो चले जाओ, या डर गया, यार इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आ जाती है इनएफिशिएंसी में। और अगर वो करप्शन करता है और फ्रॉड करता है, ऑफिसर के साथ जो है वो बदतमीजी करता है, वो फिर मिसकॉन्डक्ट में आ जाता है।
यानी मिसकंडक्ट अलग चीज़ है, एंड एफिशिएंसी अलग चीज़ है। ये भी काफ़ी डिटेल लेक्चर इस पे भी मैंने ऑलरेडी मिसकंडक्ट किया है, और इनएफिशिएंसी और बाकी जो एलिगेशंस है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे दस्तियाब है, आप देख सकते हैं। 12.21 के तहत जो डिस्चार्ज किया जाता है इन इल्ज़ामात की गैर हाजिरी या इसके, तो वो इलीगल है, वो सेटिसाइड होगा, आप बहाल हो गए। लॉ ये कहता है अ कांस्टेबल हु इज फाउंड अनलाइकली टू प्रूव एन एफिशिएंट इनएफिशिएंट पुलिस ऑफिसर मे बी डिस्चार्ज बाय द superintendent at any time within 3 years of enrollment. There shall be no appeal against an order of discharge under this rule. अब वो 12.21 के तहत जो गैर हाजिर मेडिकल ग्राउंड पे या ऐसे कोई छोटे मोटे इल्ज़ामात पे डिस्चार्ज इसलिए 12.21 में पुलिस अफसरान को, एहलकारान को करते हैं कि उनकी राइट ऑफ अपील ही ख़त्म हो जाए। क्या जी, क्योंकि आप तो डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो गए तो आपका राइट ऑफ अपील ही नहीं है, फिर वो रिवीजन में बेचारे आते हैं या उनको थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं, ये इलीगल है। तो इसलिए आप जहन में रखें कि इसमें जो जजमेंट्स हैं वो 2015 SCMR 630 भी जहन में रखनी है, और 2004 SCMR पेज नंबर 192 में भी सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि इस किस्म के जो